नमस्ते। स्वागत है आप सबका। आज हम एक ऐसी कहानी में गहरे उतर रहे हैं जो सुनने में बिल्कुल किसी क्राइम थ्रिलर जैसी लगती है। सोचिए, जर्मनी के सबसे अमीर लोगों में से एक टेओ अल्ब्रेक्ट काम खत्म करके घर जा रहे हैं और उन्हें एहसास तक नहीं कि उनकी अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर गन पॉइंट पर उन्हीं का अपहरण हो चुका है। जी। और ये घटना जर्मनी के इतिहास की शायद सबसे सनसनीखेज, सबसे चर्चित अपहरण की घटनाओं में से एक की शुरुआत थी। बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं टेओ अल्ब्रेक्ट के हाई प्रोफाइल अपहरण की। टेओ, जो अपने भाई कार्ल के साथ ऑल्डी डिस्काउंट सुपरमार्केट चेन के सह संस्थापक थे। ऑल्दी, हाँ, एक ऐसा नाम जिसने दुनिया भर में खरीदारी का पूरा तरीका ही बदल दिया। और आज हम इसी पूरे मामले की परतें खोलेंगे। हमारी ये जो चर्चा है ये कई विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है, जिनमें इस घटना का काफी विस्तृत ब्यौरा मिलता है। हमारा मकसद है इस कहानी के हर पहलू को छूना। अपहरण की वो घटना, उसमें शामिल लोग, आल्डी का वो अनोखा बिजनेस मॉडल कैसे बना, और फिर इस अपराध से जुड़े कुछ बेहद, कह सकते हैं, अजीब किस्से और उसके नतीजे। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक अपहरण की कहानी नहीं है। इसमें हमें युद्ध के बाद के जर्मनी की झलक मिलती है, गरीबी और ज़रूरत से जन्मी एक अनोखी बिजनेस स्ट्रैटेजी दिखती है, और साथ ही इंसानी फितरत की भी, हताशा, लालच, ये सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के एकदम शुरू से। टेओ और उनके भाई कार्ल अल्ब्रेक्ट से। इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, ये दोनों भाई थे और इन्होंने अपने माता पिता की एक छोटी सी किराने की दुकान संभाली थी एसेन शहर में। और वो दौर, आप सोचिए, जर्मनी के लिए बहुत मुश्किल था। हाँ, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तबाही थी। बिल्कुल भयानक महंगाई थी, 1923 वाली, फिर 1929 की महामंदी, 1945 में जर्मनी पर बमबारी, फिर 1948 का मुद्रा सुधार। माहौल गरीबी और भुखमरी का था। लोग बस किसी तरह गुजारा कर रहे थे। और ऐसे माहौल में किराने की दुकान चलाना आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। लेकिन टियो और कार्ल ने दुकान संभाली और इस मुश्किल दौर में टिके रहने, बल्कि सफल होने के लिए कुछ बहुत स्मार्ट रणनीतियां अपनाई। उन्होंने समझा कि लोग क्या चाहते हैं। और वो क्या था? सबसे जरूरी चीजें, रोजमर्रा की चीजें, और वो भी सस्ते से सस्ते दामों पर। यहीं से आल्डी का कॉन्सेप्ट निकला। आल्डी कॉन्सेप्ट? ये क्या था? बिल्कुल, क्या अलग किया उन्होंने? उन्होंने कुछ चीजों को लॉस लीडर बनाया। जैसे मक्खन, उसे लागत कीमत पर बेचते थे, कभी कभी तो नुकसान उठाकर भी। नुकसान उठाकर क्यों? ताकि ग्राहक दुकान तक खिंचे चले आए। एक बार आ गए तो मक्खन के साथ दो चार और चीजें भी खरीदेंगे। और मक्खन के अलावा ब्रेड, मार्जरीन, दूध, आटा, आलू, पास्ता, साबुन, टॉयलेट पेपर, ये सब लॉस लीडर थे। अच्छा, और इसके अलावा? दूसरा बड़ा सिद्धांत था लिमिटेड प्रोडक्ट रेंज। सिर्फ वही सामान रखो जो तेजी से बिकता है। कोई खुली जैम नहीं, कोई ताजे फल या सब्जियां नहीं। शुरू में डिब्बाबंद चीजें ज्यादा, मेयोनेज या हेरिंग सैलेड जैसी स्पेशल आइटम नहीं। वैरायटी कम। हाँ, बहुत कम। जैसे बीन्स का एक ही प्रकार, दाल का एक ही प्रकार, चावल का एक ही प्रकार। ब्रांडेड सामान भी सिर्फ सबसे ज्यादा बिकने वाले। और ये सब 1950 के दशक से ही शुरू हो गया था। मूल सिद्धांत, कम दाम पर छोटी प्रोडक्ट रेंज। और ग्राहक, उन्हें कैसे भरोसा दिलाया? इसी कम कीमत से ग्राहक को ये विश्वास दिलाना कि इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा, और वो कामयाब रहे। लेकिन कीमतें इतनी कम कैसे रखीं? कुछ तो तरकीब होगी। तरकीबें बहुत सारी, और कुछ तो बड़ी सख्त थीं। जैसे स्टोर में कोई हीटिंग नहीं, कर्मचारियों से कहते थे गरम कपड़े पहन कर आओ। सच में? हीटिंग नहीं? हाँ, गैर जरूरी बत्तियां बंद रखते थे। कहते हैं टियो खुद अचानक आकर चेक करते थे कि लाइटें बंद हैं या नहीं। जीरो वेस्ट पर जोर था, कागज के दोनों तरफ इस्तेमाल करना, प्लास्टिक स्लीव्स, पेपर क्लिप, लिफाफे बचाना। कमाल की कंजूसी। बिल्कुल। और कोई तामझाम नहीं, कोई सजावट नहीं, सुंदर डिस्प्ले नहीं, फैंसी साइन बोर्ड नहीं, बस फ्लोरोसेंट लाइटें और सादी शेल्फ पर कार्डबोर्ड के बक्सों में रखा सामान। और चेकआउट पर तेजी, एकदम तेजी, कोई बातचीत नहीं, कोई सलाह नहीं। उनका मानना था टाइम इज मनी। यहाँ तक कि बाथरूम को भी ऑप्टिमाइज किया। इलेक्ट्रॉनिक हैंड ड्रायर हटा दिए क्योंकि वो बंद होने में 4 सेकंड ज्यादा लेते थे। 4 सेकंड? ये तो हद है। हाँ, महंगा रेफ्रिजरेशन भी नहीं रखते थे। मक्खन कमरे के तापमान पर बिकता था, रात को ठंडे तहखाने में रख देते थे। उनका एक ही लक्ष्य था, कीमतें बिल्कुल नीचे रखना, जिसे कहते हैं रॉक बॉटम प्राइसेस। और ये सब काम कर गया? जबरदस्त तरीके से।
एक दुकान से शुरू करके वो देखते देखते 30 सुपरमार्केट के मालिक बन गए। वाह। फिर व्यापार को बांटा गया, आल्डी नॉर्ड टेओ के हिस्से में आया और आल्डी सूद कार्ल के। फिर ये जर्मनी से बाहर निकले, ऑस्ट्रिया गए जहां हॉफर के नाम से स्टोर खोले, फिर नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और अमेरिका? हाँ, अमेरिका में भी आल्डी स्टोर खोले और फिर उन्होंने ट्रेडर जोस को भी खरीद लिया। तो आप देखिए कैसे युद्ध के बाद की वो कमी, वो ज़रूरत एक ऐसे बिजनेस मॉडल की वजह बनी जिसने दुनिया भर में खरीदारी का तरीका ही बदल दिया। एक अविश्वसनीय कहानी। और यही अपार सफलता, यही दौलत थी जिसने शायद टेओ ऑल्ब्रेक्ट को अपराधियों की नजरों में ला दिया। बिल्कुल। तो अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने इस अपहरण की योजना बनाई। कौन थे ये लोग? इसमें मुख्य रूप से 2 लोग शामिल थे। पहला था हाइंज योआचिम ओलेनबर्ग। ओलेनबर्ग, ये कौन था? कहने को तो वो एक वकील था, लेकिन असल में वो एक नकली वकील था। उसने लॉ स्कूल में एडमिशन लेने के लिए अपना हाई स्कूल डिप्लोमा ही जाली बनवाया था। क्या बात है, नकली वकील! और उसकी जिंदगी कैसी थी? क्या करता था वो? उसकी जिंदगी एकदम दिखावटी थी। शानदार गाड़ियां रखता था, महंगी लग्जरी छुट्टियों पर जाता था, जुआ खेलता था, 2 बार तलाक हो चुका था और उसका छोटी उम्र की महिलाओं के साथ अफेयर था। एक का नाम हाना था। तो मतलब वो अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च कर रहा था। हाँ, और नतीजा ये हुआ कि वो बुरी तरह कर्ज में डूब गया। हाना से ही उसने करीब 3 लाख डॉइचमार्क उधार ले रखे थे, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, यहाँ तक कि कुछ अपराधियों से भी पैसे लिए हुए थे। उसे फौरन बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। तो एक तो ये नकली वकील हो गया, कर्ज में डूबा हुआ, और दूसरा कौन था? दूसरा था पॉल क्रोन। उसे लोग डायमंड पॉल के नाम से भी जानते थे। डायमंड पॉल, ये नाम क्यों? वो पेशे से तो एक कार मैकेनिक था, लेकिन रात के अंधेरे में वो तिजोरियां तोड़ने का काम करता था। शातिर चोर था। अच्छा, तो एक पुराना अपराधी। जी हाँ, वो पहले जेल भी जा चुका था, बैंक और डिपार्टमेंट स्टोर में चोरियों के इल्जाम में। रिहा होने के बाद उसने दावा तो किया था कि वो सुधर गया है, अपराध छोड़ दिया है, लेकिन उसका एक सपना था। सपना? कैसा सपना? स्पेन में भूमध्य सागर के किनारे अपना एक घर बनाने का। उसने उसे नाम भी दे रखा था, कासा पोलो। जमीन खरीद भी ली थी, लेकिन घर बनाने के लिए पैसे नहीं थे। उसकी अपनी आमदनी बहुत कम थी, महीने में मुश्किल से 2000 डॉइचमार्क। तो उसे भी पैसों की सख्त जरूरत थी। बिल्कुल, और ये आइडिया असल में क्रॉन का ही था। उसने सोचा कि चलो एक आखिरी बड़ा काम करते हैं जिससे सारे कर्ज चुक जाएं और फिर आराम से स्पेन जाकर बस जाएं। तो एक नकली कर्ज में डूबा वकील और एक शातिर चोर जिसे अपने सपनों का घर बनाना था, दोनों हताशा में एक साथ आ गए। वाकई दिलचस्प जोड़ी है ये। हाँ, दोनों को पैसों की सख्त जरूरत थी। तो अपहरण हुआ कैसे? जैसा हमने शुरू में जिक्र किया, टियो को उनकी ही कार में बंधक बनाया गया। छिपाएं कहाँ? मतलब कोई प्लान नहीं था कि कहाँ रखेंगे? शुरू में शायद उतना पक्का प्लान नहीं था। पहली रात तो टेओ क्रोन के गैराज में उसी कार की सीट पर बंधे रहे। गैराज में? ये तो बहुत रिस्की लगता है। हाँ, बिल्कुल सुरक्षित नहीं था। तो अगले दिन उन्होंने टेओ को कहीं और शिफ्ट करने का सोचा। पहले कोशिश की कि उन्हें कालीन में लपेट कर ले जाएं, लेकिन वो हो नहीं पाया। कालीन में? हाँ, पर टेओ ने कहा कि वो सहयोग करेंगे, भागने की कोशिश नहीं करेंगे। फिर उन्होंने टेओ का भेस बदला, आंखों पर स्किन पैच लगाया, धूप का चश्मा पहनाया और उन्हें पैदल ही सड़क पार करा के एक इमारत में ले गए। और ये इमारत कौन सी थी? ये ओलनबर्ग का वकील वाला ऑफिस था। वकील के ऑफिस में, शहर के बीचों बीच, ये कैसे मुमकिन हुआ? वहां तो लोग होंगे। हाँ, यही तो हैरानी की बात है। ऑफिस एक बहुत व्यस्त सड़क पर था, सेंट्रल स्टेशन के पास। ओलेनबर्ग ने टेओ को एक छोटे से तंग कमरे में रखा, करीब 4 वर्ग मीटर का। इस कमरे में कोई खिड़की नहीं थी और वो इसे आम तौर पर गुप्त मुलाकातों, मतलब क्लाइंट्स के साथ सीक्रेट मीटिंग्स के लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन ऑफिस तो चल रहा होगा, स्टाफ, क्लाइंट्स। बिल्कुल, उस दिन भी ऑफिस में स्टाफ था, क्लाइंट्स आ जा रहे थे। ओलेनबर्ग ने बड़ी चालाकी दिखाई। उसने सबको ऑफिस के पिछले हिस्से वाले कमरों में भेज दिया और स्टाफ को उस दिन जल्दी घर भेज दिया। वाह, काफी शातिर दिमाग। और फिर टियो, उनकी हालत कैसी थी वहां? ये कैद तो 17 दिन चली थी ना? उन्हें ज्यादातर सिर्फ बनियान और जांघिया में रखा गया था। सिर्फ अंडरवेयर में? हाँ, खाना दिया जाता था। सुबह ब्रेड रोल, दोपहर में आलू और बीन्स के साथ स्टिक, शाम को सैंडविच और मिनरल वाटर। हर 2 दिन में गर्म पानी से नहाने की इजाजत थी, ताजे अंडरवेयर दिए जाते थे।
और शेविंग वगैरह? हाँ, अपहरणकर्ताओं के रेजर से ही शेव करने देते थे। यहाँ तक कि उन्होंने टेओ का सूट और शर्ट ड्राई क्लीनर को भी दिए ताकि जब वो रिहा हों तो ठीक ठाक दिखें। ये तो अजीब है, एक तरफ कैद, दूसरी तरफ इतनी देखभाल। हाँ, थोड़ा विरोधाभासी लगता है, लेकिन टेओ ने बाद में बताया कि वो हर पल मौत के डर में जी रहे थे। उन्हें अपनी पत्नी, जिनका नाम सिली था, उन्हें खत लिखने पर भी मजबूर किया गया। खत? क्या लिखवाया उसमें? यही कि पुलिस या प्रेस को बिल्कुल भी शामिल ना किया जाए, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। समझ गया। फिर फिरौती की बात कब शुरू हुई? क्या अपहरणकर्ताओं ने फौरन पैसे मांगे? नहीं, यही एक और अजीब बात है। उन्होंने 4 दिनों तक फिरौती की रकम बताई ही नहीं। ओलिनबर्ग बस बहाना बनाता रहा कि वो अभी सहज नहीं है बात करने में, वगैरह वगैरह। 4 दिन तक टेओ ने कुछ नहीं कहा? आखिरकार 5वें दिन टेओ आल्ब्रेक्ट ने खुद ही पहल की, और अंदाजा लगाइए उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए कितनी रकम ऑफर की। कितनी? सिर्फ 100,000 डॉइचमार्क। 1 लाख? जर्मनी के सबसे अमीर आदमियों में से एक ने। ये तो मजाक लगता है। हाँ, शायद ये वही चरम कंजूसी थी जिसने एलडी को इतना सफल बनाया था। अब वो उनकी जान बचाने के मोलभाव में भी दिख रही थी। अपहरणकर्ता तो एकदम हैरान रह गए। उन्होंने फौरन ये ऑफर ठुकरा दिया। तो फिर उन्होंने कितनी मांग रखी? ओलनबर्ग ने कहा कि उसने एक किताब में पढ़ा है कि आल्ब्रेक्ट कितने अमीर हैं। उसने झांसा दिया कि उसके 7 साथी हैं और हर किसी को 1-1 मिलियन चाहिए। 7 साथी? ये सच था? नहीं, ये झूठ था। वो सिर्फ 2 ही थे, ओलनबर्ग और क्रोन। लेकिन उन्होंने मांग रखी 7 मिलियन डॉइचमार्क की। 7 मिलियन? उस जमाने में ये तो बहुत बड़ी रकम रही होगी। जी हाँ, कहते हैं कि उस वक्त तक यूरोप में किसी अपहरण कांड में मांगी गई ये सबसे बड़ी फिरौती थी। और टीओ वो मान गए 7 मिलियन देने को? दबाव बहुत था, जान का खतरा था, उन्हें मानना पड़ा। और यहाँ ओलनबर्ग ने एक और दिलचस्प बात कही। क्या? उसने टियो को सुझाव दिया कि वो इस 7 मिलियन को बिजनेस खर्च दिखाकर टैक्स में छूट ले सकते हैं। कमाले, मतलब अपहरणकर्ता टैक्स बचाने की सलाह दे रहा था। हाँ, और टियो इस पर सहमत भी हो गए। फिर फिरौती सौंपने की एक बहुत ही विस्तृत जटिल योजना बनाई गई। कैसी योजना थी? योजना थी कि एसेन शहर में एक खास गली है, मेजनबर्ग स्ट्रीट। वहां पत्थरों के नीचे एक नोट मिलेगा। फिर उस नोट में अगले नोट का पता होगा। ऐसे कई नोटों के बाद आखिरी जगह पता चलेगी। अच्छा, किसी फिल्म की तरह? हाँ, बिल्कुल। फिर एक वाई ब्रिज के पास पार्किंग में एक रेडियो ट्रांसमीटर का इस्तेमाल करना था। क्रोन वॉकी टॉकी से जंगल के रास्ते पर गाइड करेगा। पैसे वहीं छोड़ने थे। फिर क्रोन पैसे उठाएगा और टियो को फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर छोड़ दिया जाएगा। उन्हें ये बताया गया था कि अपहरणकर्ता देश छोड़कर भाग रहे हैं। सुनने में तो काफी फूल प्रूफ प्लान लग रहा है, लेकिन आपने कहा था कि कुछ गड़बड़ हुई। हाँ, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। जब फिरौती देने का समय आया तो तय हुआ था कि टियो की पत्नी सिली फोन पर बात करेंगी, लेकिन किसी वजह से फोन उठाया परिवार के वकील ने। वकील ने? जी, और वकील ने शायद घबराहट में या पता नहीं क्यों सीधे सीधे कह दिया कि पुलिस और प्रेस सबको अपहरण के बारे में पता चल चुका है और वो लोग नजर रखे हुए हैं। अरे नहीं, ये तो सबसे बुरा हो सकता था। अपहरणकर्ताओं को डराने वाली बात। बिल्कुल। क्रोन जो फोन पर था वो बुरी तरह घबरा गया। उसने फौरन फोन काट दिया। अपहरणकर्ताओं का भरोसा एकदम टूट गया। अल्ब्रेक्ट परिवार और पुलिस सब भौचक्के रह गए। टेओ की जान अब और भी ज्यादा खतरे में पड़ गई थी। तो फिर क्या हुआ? बातचीत का रास्ता तो बंद हो गया। हाँ, स्थिति बहुत नाजुक हो गई। अब एक नया रास्ता खोजना था। और तब किसी ने एक बिल्कुल ही अप्रत्याशित नाम सुझाया। एसेन शहर के बिशप फ्रांज हेंग्सबाख। बिशप? चर्च के पादरी, मध्यस्थ के तौर पर? जी, आइडिया ये था कि बिशप एक तटस्थ व्यक्ति होंगे जिन पर शायद अपहरणकर्ता भरोसा कर लें, और चर्च के कन्फेशन की गोपनीयता वाले नियम का फायदा उठाया जा सकता है। कन्फेशन की गोपनीयता वो क्या है? जर्मन कानून के तहत पादरियों को ये छूट है कि अगर उन्हें पाप स्वीकारोक्ति कन्फेशन के दौरान किसी अपराध के बारे में पता चलता है तो वो उसे पुलिस को बताने के लिए बाध्य नहीं है। अच्छा। तो ये अपहरणकर्ताओं को सुरक्षा का एहसास दे सकता था। हाँ, यही सोचा गया था। शायद वो बिशप से खुलकर बात कर सकें। और कमाल की बात यह है कि बिशप हेंग्सबाख इस खतरनाक भूमिका के लिए तैयार भी हो गए। अपहरणकर्ता भी मान गए। तो लगा कि अब मामला सुलझ जाएगा। ऐसा ही लगा था, सब कुछ तय हो गया था। लेकिन तभी एक और गड़बड़ हो गई। फिर से
क्या हुआ इस बार? प्रेस को किसी तरह बिशप की इस भूमिका के बारे में भनक लग गई और खबर लीक हो गई। ओहो, हाँ, अब ये मामला पूरी तरह से पब्लिक हो गया। पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। बिशप की मध्यस्थी वाली भूमिका भी खतरे में पड़ गई। अपहरणकर्ता फिर से डर गए और उन्होंने संपर्क तोड़ दिया। तय की गई बैठक रद्द कर दी। ये तो बहुत निराशाजनक रहा होगा, परिवार के लिए, पुलिस के लिए। बिल्कुल, सब हताश थे। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। यहाँ तक कि ये भी सोचा गया कि क्या जर्मन नेशनल टीवी पर कोई लोकप्रिय शो आता था, उसमें कोई गुप्त संदेश शामिल करवाया जाए। टीवी शो में संदेश? हाँ, मतलब इतने बेबस हो गए थे। लेकिन फिर कई दिनों की खामोशी के बाद अपहरणकर्ताओं ने फिर से संपर्क किया। अच्छा। हाँ, इस बार फोन टेओ के भाई कार्ल आल्ब्रेख्ट ने उठाया। अपहरणकर्ता शायद क्रोन ही था, बहुत गुस्से में था। उसने कहा कि अब उसे फौरन एकदम साफ सुथरा हैंडओवर चाहिए, कोई झंझट नहीं। तो नई योजना बनी? जी, नई योजना ये थी कि बिशप हेंग्सबाख खुद पैसे देने जाएंगे और पैसे सौंपने के बाद वो 24 घंटे तक अपहरणकर्ताओं के साथ रहेंगे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस पीछे नहीं लगी है। 24 घंटे तक बिशप उनके साथ रहेंगे? ये तो बहुत जोखिम भरा था बिशप के लिए भी। हाँ, लेकिन वो तैयार थे। अपहरणकर्ताओं की शर्त थी कोई पुलिस नहीं होगी। और फिर हैंडओवर हुआ कब और कैसे? हाँ, आखिरकार हुआ। अपहरण के 17वें दिन रात का समय था। जगह थी हाईवे के पास एक सुनसान कच्ची सड़क। भागने के लिए एकदम सही जगह। ओलेनबर्ग और क्रोन टेओ को लेकर वहां पहुंचे। टेओ का भेष बदला हुआ था? हाँ, वही, आंखों पर पैच, धूप का चश्मा और ओलेनबर्ग की एक पुरानी टोपी पहना रखी थी। इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद एक गाड़ी आई। उसमें से बिशप हेंग्सबाख और उनका ड्राइवर उतरे। दोनों पादरी वाले कपड़ों में थे। उन्होंने कैसे पुष्टि की कि वो असली टेओ ही हैं? कहीं कोई धोखा तो नहीं? इसके लिए परिवार ने बिशप को 3 सवाल दिए थे, जिनके जवाब सिर्फ टेओ ही दे सकते थे। पहला सवाल था, आपके बेडरूम की अलमारी किस लकड़ी की बनी है? और टेओ ने जवाब दिया? टेओ थोड़ा हिचकिचाए और उन्होंने गलत जवाब दे दिया। क्या गलत जवाब? तब तो मामला फंस गया होगा। बिशप ने क्या किया? हाँ, एक पल के लिए तो तनाव बहुत बढ़ गया। बिशप भी शायद थोड़ा चौंके होंगे। लेकिन फिर उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, छुट्टी के दौरान आप एक परिचित से मिले थे, उनका नाम क्या था? इसका जवाब? इसका जवाब टेओ ने सही दिया। फिर तीसरा सवाल पूछा गया, वो भी किसी निजी जानकारी के बारे में था, उसका जवाब भी सही था। तो 2 सही जवाबों के आधार पर पुष्टि हो गई कि ये असली टेओ आल्ब्रेख्ट ही हैं। चलो शुक्र है। फिर पैसे दिए गए? हाँ, बिशप ने 7 मिलियन डॉइच मार्क नकद, जो बड़े करीने से क्रिसमस गिफ्ट की तरह पैक किए गए थे, वो अपहरणकर्ताओं को सौंप दिए। क्रिसमस गिफ्ट की तरह? जी। और अपहरणकर्ताओं ने पैसे लेते हुए कहा, मैरी क्रिसमस। फिर उन्होंने टेओ को बिशप के हवाले किया और फौरन अपनी गाड़ी में बैठ के अंधेरे में गायब हो गए। और किसी ने पीछा नहीं किया? नहीं, समझौते के मुताबिक किसी ने पीछा नहीं किया। वो दोनों, ओलेनबर्ग और क्रोन, उस रात करोड़पति बन गए। और टेओ आल्ब्रेख्ट 17 दिनों की कैद के बाद आखिरकार आजाद थे? बिल्कुल, 17 दिन, जो उनकी जिंदगी के शायद सबसे मुश्किल दिन रहे होंगे। और अगर हम इसे थोड़ा बड़ी तस्वीर में देखें तो ये दिखाता है कि कैसे इतने ज़्यादा दबाव और इतनी अप्रत्याशित घटनाओं के बीच भी बातचीत के रास्ते खोजे जा सकते हैं, भले ही वो रास्ते कितने ही अजीब क्यों ना लगे, जैसे बिशप का मध्यस्थ बनना। हाँ, ये तो है। अच्छा, रिहाई के बाद टेओ का क्या हुआ? क्या वो सामान्य जीवन में लौट पाए? इस घटना ने उन्हें कितना बदला? वो वापस अपने काम में तो लग गए, आल्डी और ट्रेडर जोस का विस्तार जारी रखा। लेकिन हाँ, एक बड़ा बदलाव आया। वो सार्वजनिक जीवन से, मतलब पब्लिक आय से, लगभग पूरी तरह गायब हो गए। बहुत लो प्रोफाइल रहने लगे। समझा जा सकता है। और वो फिरौती की रकम, क्या उन्होंने सच में उसे बिजनेस खर्च दिखाने की कोशिश की? हाँ, उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन टैक्स ऑफिस ने साफ मना कर दिया। इसे बिजनेस खर्च नहीं माना जा सकता। और वो 7 मिलियन डॉइच मार्क, क्या वो सारे पैसे बरामद हुए? नहीं, यही एक और दिलचस्प बात है। आज तक उस फिरौती की आधी रकम, यानी करीब 3.5 मिलियन डॉइच मार्क, कभी बरामद नहीं हुई है। वो पैसा कहाँ गया, किसी को नहीं पता। 3.5 मिलियन गायब, ये तो अपने आप में एक रहस्य है। अच्छा, उन अपहरणकर्ताओं का क्या हुआ? ओलेनबर्ग और क्रोन, क्या वो करोड़पति बनकर आराम से स्पेन में बस गए? पूरी तरह से नहीं। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।
यहीं पर कुछ और दिलचस्प मोड़ आते हैं। जैसे कि ओलेनबर्ग जब पैसे लेकर अपनी प्रेमिका हाना के पास घर लौटा तो देर रात थी। उसके जूते भीगे हुए थे और पैंट कीचड़ से सनी हुई थी। कीचड़? हाँ, उसने हाना से झूठ बोला कि ऑफिस में कोई पाइप फट गया था, इसलिए पैंट गंदी हो गई। लेकिन असल में वो रात को जंगल में गया था और वहां उसने करीब 1.5 मिलियन डॉइच मार्क दफनाए थे। जंगल में पैसे दफनाए? जी, और वो हाना को धोखा दे रहा था। वो अपनी दूसरी प्रेमिका, जिसे ब्लॉन्डी कहा जाता था, उसके साथ भागने की योजना बना रहा था। तो ये कीचड़ वाले पैंट ये बाद में सुराग बने? हाँ बिल्कुल। जब हाना को बाद में ओलेनबर्ग के धोखे और अपहरण में उसकी भूमिका का पता चला तो उसने वो पैंट पुलिस को सौंप दी। लेकिन उससे पहले क्रोन पकड़ा गया। क्रोन कैसे पकड़ा गया? पुलिस ने क्रोन और कार्ल आल्ब्रेख्ट के बीच फोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग जारी की थी, जनता से मदद मांगने के लिए, और किसी ने वो आवाज पहचान ली। किसने? एक नहीं बल्कि 2 लोगों ने। सबसे पहले तो खुद क्रोन की बहन ने आवाज पहचानकर पुलिस को बताया। उसकी बहन ने? हाँ, और फिर डसलडॉर्फ में एक इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान के मालिक ने भी आवाज पहचानी। दुकान के मालिक ने? कैसे? हुआ ये कि क्रोन ने अपनी गिरफ्तारी से ठीक 1 दिन पहले उस दुकान पर जाकर कुछ किश्तें चुकाई थीं, वो भी बड़ी नगद रकम से, और एक महंगा स्टीरियो सिस्टम भी खरीदा था। दुकानदार को उसकी आवाज जानी पहचानी लगी। जब उसने रिकॉर्डिंग सुनी, उसने फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने दुकान से फिरौती लाले नोटों के सीरियल नंबर मिलाए और वो मैच कर गए। वाह, तो सीरियल नंबर से पकड़ा गया क्रोन? जी, क्रोन गिरफ्तार हो गया। तो एक तो पकड़ा गया, अब ओलेनबर्ग की बारी थी। उसका पता कैसे चला और ये कैसे पता लगा कि टोयो को उसी के ऑफिस में छिपाया गया था? यहाँ पुलिस की बढ़िया जासूसी काम आई। खास तौर पर 2 पुलिस वाले थे, एक युवा प्रशिक्षु पीटर स्पोर और उनके मेंटोर फ्रिडहेल्म मीसा। टियो एल्ब्रेख्ट को कैद वाली जगह का एकदम सही पता तो याद नहीं था, जाहिर है उन्हें घुमा फिरा कर लाया गया था, पर उन्हें कुछ चीजें याद रह गई थी। क्या याद था उन्हें? उन्हें याद था कि उस इमारत में लिफ्ट थी, बाथरूम में डबल सिंक थे, एक एग्जॉस्ट फैन था जो टूटा हुआ था और आवाज करता था। उन्हें पास से गुजरती ट्रैम की आवाज आती थी और पास के किसी कॉन्वेंट या चर्च की घंटी की आवाज भी। ये तो काफी अस्पष्ट सुराख लगते हैं। हाँ, लेकिन स्पोर और मीसा ने इन सुरागों को गंभीरता से लिया। उन्होंने क्रोन के वकील यानी ओलेनबर्ग की ऑफिस की लोकेशन देखी, ग्राफ एडोल्फ स्ट्रीट 45। उन्होंने पाया कि वहां से ट्रैम भी गुजरती है, पास में एक कॉन्वेंट भी है और इमारत में लिफ्ट भी है। अच्छा। फिर वो किसी बहाने से ऑफिस के अंदर गए। उन्होंने देखा कि बाथरूम वाकई वैसा ही है जैसा टेओ ने बताया था, डबल सिंक वाला। उन्हें टूटे एग्जॉस्ट फैन की आवाज भी सुनाई दी। सब कुछ मेल खा रहा था। कमाल की जासूसी। बिल्कुल। इसके बाद उन्होंने तलाशी वारंट लिया और ऑफिस की पूरी जांच की, और ये पक्का हो गया कि टेओ एल्ब्रेख्ट को 17 दिनों तक उसी नकली वकील के ऑफिस के एक छोटे से कमरे में बंधक बनाकर रखा गया था। तो अब ओलेनबर्ग का बचना मुश्किल था। वो कहाँ था? जैसे ही क्रोन की गिरफ्तारी की खबर आई, ओलेनबर्ग समझ गया कि वो फंसने वाला है। वो फौरन अपनी दूसरी प्रेमिका ब्लॉन्डी के साथ मेक्सिको भाग गया। मेक्सिको? हाँ, लेकिन क्रोन ने पूछताछ में उसका नाम और पता उगल दिया था। पुलिस ने मेक्सिकन अथॉरिटीज से संपर्क किया और आखिरकार ओलेनबर्ग मेक्सिको सिटी के एक होटल की लॉबी से गिरफ्तार हो गया। और ब्लॉन्डी? उसे पता चला सच? हाँ, उसे वहीं पता चला कि ओलेनबर्ग असल में कौन है और उसने क्या किया है। कहते उसने ओलेनबर्ग से वादा किया कि वो उसका इंतजार करेगी। अच्छा, ओलेनबर्ग को सजा क्या हुई? उसे 8.5 साल जेल की सजा सुनाई गई। 8.5 साल 7 मिलियन डॉइच मार्क के अपहरण के लिए? जी। तो आखिर में दोनों पकड़े गए। अपराध, जैसा आपने कहा, पूरी तरह सफल नहीं हुआ और सुराग भी बड़ी अजीब अजीब जगहों से मिले। कीचड़ भरे पैंट, एक रिकॉर्ड की गई आवाज, एक दुकानदार की तेज याददाश्त और टीओ की बताई हुई छोटी छोटी डिटेल्स। सही कहा। और इस सब के बीच आल्दी की कहानी भी चलती रही। टीओ वापस आए, बिजनेस चलता रहा। आज भी आल्दी का मूल वादा वही है, ग्राहकों को चीजें यथासंभव कम कीमत पर उपलब्ध कराना। और ये मॉडल दुनिया भर में सफल रहा है। लाखों लोगों के लिए ये एक तरह की लाइफलाइन है, सस्ती खरीदारी का जरिया। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि आल्दी ने करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचाया है, खासकर कम आय वाले लोगों को। लेकिन इस मॉडल की आलोचना भी तो होती है। कम कीमतों की एक कीमत भी तो चुकानी पड़ती है। हाँ, आलोचना भी होती है, और वो भी काफी गंभीर। सबसे पहली आलोचना कर्मचारियों पर पड़ने वाले दबाव को लेकर है। दबाव? कैसा दबाव? बहुत ज्यादा काम का दबाव। जैसे कैशियर से उम्मीद की जाती है कि वो 1 मिनट में करीब 55 आइटम स्कैन करे। ये बहुत तेज है,
ग्राहकों को भी कई बार अपना सामान फटाफट पैक करने में मुश्किल होती है क्योंकि कैशियर बहुत तेजी से काम कर रहा होता है। और सप्लायर्स पर? हाँ, ये एक बड़ी आलोचना है। कहा जाता है कि आल्डी जैसी बड़ी डिस्काउंट चेन अपनी बाजार की ताकत का इस्तेमाल करके निर्माताओं, सप्लायर्स और किसानों पर बहुत ज्यादा दबाव डालती हैं कीमतें निचोड़ने के लिए। मतलब उन्हें कम दाम देने पर मजबूर करती हैं। जी, कई किसान संगठन और छोटे व्यवसाय आरडी पर अनुचित व्यापार प्रथाओं का आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि वो अपनी मार्केट पावर का दुरुपयोग करते हैं। तो टेओ आल्ब्रेक्ट की विरासत एक तरह से काफी जटिल है। एक तरफ वो बेहद सफल क्रांतिकारी बिजनेस मॉडल है जिसने खरीदारी बदली, और दूसरी तरफ उस सफलता को हासिल करने के लिए अपनाए गए वो सख्त, बेहद किफायती और आलोचकों के अनुसार कभी-कभी क्रूर कहे जाने वाले तरीके। बिल्कुल, लेकिन इन्हीं तरीकों ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बनाया। उनकी मृत्यु के समय फोर्ब्स की लिस्ट में वो दुनिया के 31वें सबसे अमीर व्यक्ति थे। हाँ, तो आज हमने टेओ आल्ब्रेक्ट के उस सनसनीखेज अपहरण की कहानी देखी, वो असामान्य अपराधी, वो अजीबोगरीब फिरौती की बातचीत, आखिरकार उनकी गिरफ्तारी और साथ ही टेओ आल्ब्रेक्ट और उनके बनाए आल्डी मॉडल दोनों की वो स्थायी लेकिन जटिल विरासत। ये कहानी वाकई कई सवाल खड़े करती है। इंसान के स्वभाव के बारे में, हताशा कैसे अपराध करवा सकती है, लालच का क्या नतीजा होता है, और मुश्किल हालात में भी लोग कैसे टिके रहते हैं, जैसे टेओ खुद रहे। और ये एक ग्लोबल ब्रांड के पीछे की छुपी हुई कहानी भी बताती है। उस अत्यधिक मितव्ययिता, उस कंजूसी के असर के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। सही कहा। और अंत में ये हमें शायद ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि इतनी चरम, कभी-कभी क्रूर कही जाने वाली दक्षता पर बनी हुई ये जो अपार सफलता है, ये हमें उपभोक्तावाद और बाजार की ताकतों के बारे में आखिर क्या सिखाती है। या फिर ये सोचते हुए कि वो आधी फिरौती, वो 3.5 मिलियन डॉइच मार्क कभी मिले ही नहीं, तो आखिर उस पैसे का हुआ क्या होगा, और क्या ब्लॉन्डी ने सच में ओलेनबर्ग का इंतजार किया होगा। खैर, इन सवालों के साथ ही शायद हम आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।